जाते हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं आनंद दुबे जी, उद्धव ठाकरे सेना के। आनंद दुबे जी नमस्कार। नमस्कार। क्या बात है। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। आज नया छा गए सर, नया खमचा, क्या बात है सर, जबरदस्त। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय सिया राम सर, जय सिया राम और हर हर महादेव। जय सिया राम, जय सिया राम। सर तो आप ही क्या लक्ष्मण हाके साहब को पुलिस पकड़ के ले गई है अभी भी। लक्ष्मण हाके साहब उद्धव ठाकरे सेना के प्रवक्ता हैं, लीडर हैं, धांगड़ कम्युनिटी के लीडर हैं, धांगड़ समुदाय के, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट किया मराठा आरक्षण को लेकर के। जिस प्रकार मराठा आरक्षण, उन्होंने कहा कि भाई जहाँ तक मराठाओं का सवाल है, उनकी आप जो सोशल बैकवर्डनेस है, सामाजिक तौर पे जो पिछड़ापन है, वो आप कैसे प्रूव करेंगे। इस वक्तव्य को लेकर के उनको उठा लिया गया है। मतलब ये क्या हुआ भाई, ये तो मेरी समझ के बाहर है। यहां पर कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता आप क्या, आनंद दुबे साहब? आनंद दुबे जी, कैन यू हियर मी? सर आवाज अभी आवाज आ रही? हाँ अभी आई। मैंने कहा कि आप ही के लक्ष्मण हाके साहब दांगड़ नेता हैं उद्धव ठाकरे सेना के। उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया कि मराठा आरक्षण आप कैसे दे सकते हैं, जबकि समिति ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है कि मराठा समुदाय जो है वो सामाजिक तौर पर कैसे पिछड़ा हुआ है, उनको उठा करके ले गए सर। राजीव जी, प्रदीप जी नमस्ते। नमस्कार। लक्ष्मण हाके जी प्रवक्ता हैं मेरे साथ और मेरे अच्छे मित्र हैं जी। लेकिन मुझे आपके माध्यम से अभी सूचना मिल रही कि उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस ले गई है। गिरफ्तार किया है कि नहीं मालूम नहीं, उठा के ले गए। अच्छा, मुझे पता नहीं, उनको उठा के लेके गए। कोई बात नहीं, लोकतंत्र में आंदोलन करना हमारा अधिकार है और हमें उठा कर ले जाना पुलिस का अधिकार है, कोई बात नहीं। अब किस विषय पर ले गई है, क्या था, इसकी जब तक पूरी जानकारी मैं नहीं ले लूँगा, इस पर कुछ कह पाना उचित नहीं होगा। और मराठा आरक्षण पर जैसा पहले भी हमने कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक 50% की सुप्रीम कोर्ट की जो कैपिंग है वो नहीं आप बढ़ाएंगे, तब तक कैसे देंगे। अगर आप उसको देंगे तो जो ओबीसी को पहले से 27% मिल रहा है वो इफेक्ट हो जाएगा, और ज़्यादा देंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट का मामला आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार ने अपनी जान बचाने के लिए आनन फानन में 26 जनवरी के दिन ये लोग यदि मुंबई में आएंगे तो बहुत मुंबई जाम हो जाएगा, तो शायद इसके लिए एक जिसको कहते हैं जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया होगा। लेकिन ये कोर्ट में कितना टिकेगा, आगे कितना चलेगा, ये तो एक बहुत बड़ा संवाद का विषय है, इस पर गहन अध्ययन का विषय है। लेकिन इसकी वजह से तनाव पैदा हो रहा है ना सर, टेंशन तो हो रही है ना सर महाराष्ट्र। हाँ तो वही कह रहा हूँ कि सरकार में ही मंत्री बैठे हैं, छगन भुजबल जो ओबीसी के नेता हैं, वो आए दिन सरकार का विरोध करते रहते हैं। सरकार के लोग कहते हैं कि ठीक है वो उनका अधिकार है, मतलब कुछ समझ में, जैसे आप नहीं समझ पा रहे हैं राजीव जी, वैसे हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। हम तो विपक्ष में बैठे हैं, हम दूर बैठे हैं, हम तो सरकार में बैठे नहीं हैं। प्रदीप जी, there is something called the collective responsibility of a cabinet. One cabinet minister is going totally against his own chief minister. I mean, what's going on here? So you know, इस चीज में सबसे उभर कर बाहर एकदम निकल कर आए हैं एकनाथ शिंदे जी, प्रकाश अंबेडकर जी से और गठबंधन से। क्या कभी हाँ कभी ना, कभी आप लोग 2-2 घंटे उनके आदमियों को बाहर बिठा के रखते हो, जब एनडीए के बैठक है बुला के बाहर बिठाना, एक ये है। और एकनाथ शिंदे जी के तारीफ करते हुए प्रकाश अंबेडकर जी ने कहा कि ही हैज बिकम टॉलेस्ट मराठा लीडर। बोले जो मराठा लीडर्स अब तक नहीं कर पाए वो एकनाथ शिंदे जी कर पाए। एकनाथ शिंदे जी ने 54 लाख के आसपास जो नोंदीकरण जो कुणबी मराठास के, ये जो पहले भी कर सकते हैं, जो देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि ये एलिजिबल थे और उनको मिला नहीं, वैलिड है, ये वैलिड है, और एकनाथ शिंदे जी के श्रम से ये हुआ। तो क्या आपको लगता है एकनाथ शिंदे जी ये पूरे मराठा रिजर्वेशन आंदोलन में उभर कर एक टॉलेस्ट मराठा लीडर हो गए? चाहे शरद पवार जी है, सुप्रिया सुले जी है, अलग अलग। तो हाउ डू यू सी दैट आनंद दुबे जी? नहीं, हम ऐसा नहीं मानते। उन्हीं की सरकार में बैठे दूसरे मंत्री उनको गंभीरता से लेने को तैयार नहीं, कह रहे हैं कि जिस प्रकार उन्होंने आनन फानन में फैसला सुना है हमें मान्य नहीं है। ये एकनाथ शिंदे जी और उनकी क्षमता के ऊपर का विषय है। इसमें जब तक केंद्र सरकार स्वयं प्रधानमंत्री हस्तक्षेप नहीं करेंगे ये मामला नहीं सुलझेगा।
एक बार, 2 बार, 10 बार, अब इसी पे बार बार यदि चर्चा होगी तो उसका भी कोई निवारण नहीं है ना। हम बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो 50% की समय एक सीमित सीमा है, उसको जब तक बढ़ाकर 70, 75 या 65 नहीं की जाएगी, तब तक मराठा समाज और ओबीसी समाज को दोनों को आरक्षण कैसे आप देंगे? ये असंभव है। ठीक है, कुछ समय के लिए जरूर आपके सामने समाधान आया है कि विरोध नहीं हो रहा है, मनोज जरांगे पाटिल जी अपनी पूरी टीम के साथ वापस जा चुके हैं, कोई धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल नहीं कर रहे थोड़े समय के लिए। हम सबको पता है कि अभी लोकसभा के चुनाव किसी भी समय लग जाएंगे, चुनाव आयोग किसी भी समय कोड ऑफ कंडक्ट लगा देगा। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस बात का एहसास है कि हम इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, इसे खींचो, इसे थोड़ा आगे बढ़ाओ। ये उनकी रणनीति होगी और उस पर वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन इससे मराठा समाज के लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, वो छले जा रहे हैं। जिस प्रकार उन्होंने अपनी मांगों को आंदोलन के तहत पूरे महाराष्ट्र और देश भर तक पहुंचाया, उस पर न्याय कहाँ मिला उन्हें? तो किसी को थोड़े समय के लिए खुश कर देना और उसको पूर्णतः संपूर्ण न्याय न देना, यही तो भारतीय जनता पार्टी की चालबाजी है। तो क्या करें इस पर बताइए। लेकिन इसके बारे में आपको लगता नहीं कि आनंद दुबे जी, आप मतलब खुद पॉलिटिक्स में इतने सालों से हैं, आप खुद देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, आपको लगता नहीं है कि जैसे हमारे आदरणीय सम्माननीय मुख्यमंत्री जी जो है एकनाथ शिंदे जी, उनके पास तो बड़े लीगल एडवाइजर्स हैं, सब लोग हैं उनके पास, आपको लगता नहीं कि उनको ये कहा गया होगा कि भाई देखिए ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा तो अब आगे क्या? क्योंकि जब मराठा आरक्षण के एवज में जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे थे, अगर उनको मालूम पड़ गया कि भाई इसमें कुछ होने वाला नहीं है, फिर आगे कोई बात मानेगा नहीं। आनंद दुबे जी, बस यही बात जो आप कह रहे हैं यही मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने समय खींचा है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं टाइम पास। उन्होंने टाइम को पास किया है कि ये वक्त उलझन का नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनको चुनाव में जाना है। हम विपक्ष में बैठे हैं, हम आए दिन उनको घेरते रहते हैं, उनकी कुनीतियों का विरोध करते रहते हैं, ये उनको भली भांति पता है। लेकिन इससे फायदा तो मराठा भाई बहनों का नहीं हुआ ना। हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री जी के स्तर का विषय है, इसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। जो केंद्र सरकार में बैठा है वो मदद कर पाएगा, चाहे आज भाजपा बैठी है और कल अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो इंडिया गठबंधन के जो प्रधानमंत्री होंगे वो कर पाएंगे। फिर भी यदि कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं है राजीव जी, तो हम क्या कहें? इस पर चुप्पी साधने में ही हमें भलाई है। यहाँ पर आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हो आनंद दुबे जी, मगर गठबंधन का क्या स्टेटस है? ममता दीदी अलग हो गए, नीतीश कुमार अलग हो रहे, केजरीवाल है नहीं है वो ही बात चल रहा है, दिल्ली पंजाब हाथ मत लगाओ हमारा। तो ये यहाँ पर क्या उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, तो इंडिया गठबंधन का क्या, सीपीएम कुछ अलग राग वहां पर, तो ये इंडिया गठबंधन है कि नहीं? नीतीश कुमार कुछ और, नीतीश कुमार तो पार्टी छोड़कर बीजेपी के दामन में जाके बढ़ गए, तो ये इंडिया गठबंधन का होगा क्या? और आपको 53 से कांग्रेस के साथ मिलकर 270 तक पहुंचना है, 270 प्लस कहां दिख रहा है? लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा आनंद दुबे जी, ये क्या हो रहा है? इंडिया अलायंस को क्या हो रहा है? आप ठीक बात कर रहे हैं कि जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई, बिहार में हुई, फिर बेंगलुरु में हुई, फिर मुंबई में हुई, दिल्ली में हुई, तो एक मजबूत गठबंधन बन के उभरा। ये वही गठबंधन है जिसके लिए प्रधानमंत्री जी को घमंडिया कहना पड़ा, कटाक्ष करने पड़े, उनको भी इस ताकत का एहसास रहा है। लेकिन पिछले 2-4 दिनों में जो घटनाक्रम बदले हैं, उससे कहीं न कहीं एक चोट पहुंची है, एक दुख पहुंचा है कि जिन नीतीश कुमार जी को हम संयोजक बनाने चाहते हैं, प्रधानमंत्री स्तर का कद उन्हें देना चाहते हैं, वो अचानक क्या ऐसी बात हो गई कि बीजेपी के साथ चले गए। आए दिनों खबरें आती हैं कि ममता बनर्जी जी नाराज हैं, भगवंत सिंह मान जी नाराज हैं, अखिलेश यादव जी नाराज हैं, ये खबरें आती हैं। ये बात भी ठीक है, शायद ही कोई प्रवक्ता होगा जो इससे इनकार करेगा, मैं भी नहीं करूँगा। लेकिन साथ ही साथ देश के मूड को भी तो पहचानिए। जिस प्रकार देश का मूड बदल रहा है, आज 10 साल होने आ गए, जिस प्रकार देश के सामने वादे हुए थे, देश के सामने इस समय वर्तमान जो चुनौतियां हैं,
वो कैसे, कौन पार्टी आगे लेके जा सकती है, कौन गठबंधन आगे ले जा सकता है, ये भी तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, थोड़े से हमारे मतभेद हैं, कहीं कहीं मनमुटाव है, सीटों को लेकर कहीं उलझन है, लेकिन जनता साथ यदि हो तो इन उलझनों का भी निपटारा किया जा सकता है। हमें विश्वास है कि जैसे जैसे हमारी मीटिंगें बढ़ती जाएंगी हम इस पर जीत पाएंगे। आपने देखा कि अभी कल ही हमारी बैठक हुई महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में, मुंबई में, जिसमें वंचित बहुजन आघाड़ी के भी नेता उसमें आए। आपने बाहर बिठा दिया 2 घंटे, वो शिकायत है नहीं आपके नहीं खिलाफ? नहीं 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 नहीं, वो जरूर एक गलत फहमी कहूंगा, एक गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मित्र पक्ष का हम हमेशा सम्मान करते हैं। कुछ त्रुटियां यदि हुई होंगी तो उसके लिए बड़ा हृदय करके हम क्षमा भी मांगेंगे, लेकिन जिस प्रकार प्रकाश आंबेडकर जी आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम यही आशा, यही उम्मीद करेंगे कि वो महाविकास आघाड़ी के साथ आ जाए, ताकि उनकी लड़ाई और आसान हो जाए और साथ ही साथ हमारी लड़ाई भी आसान हो जाए। यह बात सीटों का नहीं है, कौन कितने जीतेगा, कौन कहां लड़ेगा, ये प्रश्न नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को यदि इस बार 2024 में नहीं हराया गया तो लोकतंत्र जब खतरे में आ जाएगा। बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, क्या वो सत्य न हो जाए? ये भी गंभीरता से देखने की बात है। कल जिस प्रकार चंडीगढ़ में महापौर के चुनाव में घटना घटी, पूरे देश ने देखा। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 20 वोट्स महागठबंधन के पास हैं, 16 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, लेकिन बड़े ही चालाकी के साथ 8 वोट्स को निरस्त कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, उनके वोट्स को इनवैलिड कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है, और 16 वोटों के साथ एक छोटी पार्टी महापौर बना ले जाती है। तो यदि ये महापौर के चुनाव में ये धांधली कर सकते हैं तो देश के चुनाव में क्या क्या कर सकते हैं, आने वाले समय में लोकतंत्र में कैसी कैसी बदलाव कर सकते हैं, कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं संविधान को, ये भी एक देखने का। लेकिन आनंद दुबे जी, इस विषय के बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं? ये तो आप लोग बहुत पहले से कह रहे हैं कि जहां तक ईवीएम का प्रश्न है, ईवीएम के ऊपर डाउट है, शक है। राजस्थान में आप लोग, मतलब जो कांग्रेस है, सिर्फ 1% या 1.3% या 1.8% से हारी। कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में देखिए इतना कुछ हो गया आदिवासियों के खिलाफ, बाकी सब लोगों के खिलाफ, उसके बावजूद बीजेपी जीत गई। छत्तीसगढ़ में भी वही हुआ। तो ये तो बहुत पहले से चल रहा है ना कि जहाँ तक ईवीएम का प्रश्न है, ईवीएम के ऊपर विश्वास नहीं है। तो इसको लेकर के अभी तक कोई ठोस कदम तो उठाया नहीं गया इंडिया अलायंस द्वारा। आनंद दुबे जी। राजीव जी, चलिए हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक पल के लिए हमें साइड में रख दीजिए। हमारा काम है, हम विपक्ष में बैठे हैं, सरकार का विरोध करते हैं जी। लेकिन भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय सचिव EAS सारमा, उन्होंने एक 9 अगस्त 2023 को एक चिट्ठी लिखी चुनाव आयोग को कि आपकी जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, जो PSU है भारत के रक्षा मंत्रालय के अंडर, उसमें एक व्यक्ति हैं जो कि राजकोट जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, मनसुख भाई उनका नाम है। अब आप बताइए, ये हमने तो नहीं लिखा। 9 अगस्त, आज 4-5 महीने बीत गए, चुनाव आयोग ने उनको कोई जवाब तक नहीं दिया। क्या इतने सेंसिटिव विषय में, इतने गोपनीय विषय में पॉलिटिकल पार्टी के नेता डायरेक्टर बन सकते हैं? आप बताइए, नहीं बन सकते। आप भी यही कहेंगे कि नहीं बन सकते। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में आप बन सकते हैं, किसी बैंक में आप नॉमिनी हो सकते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन जिससे भाग्य विधाता कहा जाए, जो भाग्य बनाने वाला है देश का, राज्य का, सरकारें बननी है, बिगड़नी है, उस मशीन को, जो मशीन में चिप बनता है, उन सबको जिसको जिम्मेदारी दी गई है, वो पॉलिटिकल आदमी कैसे हो सकता है? All right, now local media, Mr. Anand Dubey, just one second. Local media from Ranchi is reporting that Mr. Hemant Soren has been arrested, and an official announcement will be made shortly, which means that the ED decided to arrest him much before he could meet the governor. The governor had given him and his MLAs time to meet at 9 p.m. The Enforcement Directorate, according to the local media of Ranchi, has arrested him already, and we are just waiting for the announcement. जी, आनंद दुबे जी। हमें ये खबर सुन के कोई आश्चर्य नहीं हुआ राजीव जी, क्योंकि एक नहीं 2 मुख्यमंत्री इस समय परेशान किए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन जी का नंबर आज लगा है तो अरविंद केजरीवाल जी का शायद कल लग जाए। जी। इनको किसी भी कीमत
पे विपक्ष को समाप्त कर देना है। अब आप बताइए कि एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनको समन्स दिए जा रहे हैं कि आप आइए, वो कह रहे हैं कि मैं आऊंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अपने कामों में उलझाऊं, मेरे ऊपर दायित्व है एक कई करोड़ लोगों का, मैं जरूर आऊंगा, मैं कोई भाग नहीं रहा हूं, मैं भारत का एक नागरिक हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं। और उनको पता है कि मुझे गिरफ्तार करेंगे, इसलिए अपने विधायकों को एक बस में एकत्रित करके सबकी चिट्ठी लेकर, उनको भी पता है कि भाई ये जोड़ तोड़ फोड़ लोटस, ऑपरेशन लोटस कभी भी हो सकता है। और आजकल तो जैसे एनडीए होता है और इंडिया होता है जिसमें कई सारे दल होते हैं, जैसे इंडिया में शिवसेना है, आरजेडी है, एसपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, वैसे बीजेपी के एनडीए में बीजेपी है, उनके पास एक नाथ शिंदे की शिवसेना है, ईडी है, सीबीआई है, अब तो चुनाव आयोग है उनके पास भी एक बड़ा महागठबंधन है, तो सब काम पे लग जाते हैं। तो ये इस खबर से कोई बहुत आश्चर्यचकित नहीं हूं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार मुख्यमंत्रियों को परेशान किया जा रहा है। तो सोचिए आप और हम कौन हैं? हमारी पार्टी के सूरज चौहान जेल में बंद हैं, संजय राउत के भाई संदीप राउत कल 8 घंटा बैठ के आए ईडी में, किशोरीताई पेडनेकर 6 घंटा बैठ के आई, रविंद्र वाइकर जी 4 घंटा बैठ के आए। ये क्या हो रहा है भाई? इस भारत में 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, क्या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वहां ईडी सीबीआई क्या किसी को पकड़ती नहीं? क्या उस सारे मंत्री नेतागण अफसर आपस में कोई भ्रष्टाचार करते ही नहीं? ये मतलब ये आश्चर्य कहूं या इसको 8वां अजूबा कहूं कि जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के अधिकारी हैं, बस वहीं भ्रष्टाचार है, और बाकी जहां करीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां क्या मजाल है कि वहां पर कोई पकड़ा। आनंद दुबे जी, बीजेपी का कहना है कि लोग जिस प्रकार से परिवारवाद को ठुकरा रहे डेमोक्रेटिकली, वो पूरा मिसाल उन्होंने अपने आप से बताया। बोले कश्मीर में अब्दुल्ला फैमिली को हटा दिया, पंजाब में बादल फैमिली को हटा दिया, हरियाणा में हुड्डा फैमिली को हटा दिया, यूपी में यादव फैमिली को हटा दिया, बिहार में लालू यादव फैमिली को हटा दिया, महाराष्ट्र में उद्धव जी ठाकरे जी उस सरकार को हटा दे, शरद पवार जी। तो हवा ये क्या, और पूरे देश पैन इंडिया में गांधी फैमिली को हटा दिया। क्या इसे लोकतांत्रिक प्रोसेस से लोगों ने ठुकराया, पब्लिक ने ठुकराया, इलेक्टोरेट ने ठुकराया। तो ये क्या एक पैटर्न है कि लोग अब ये परिवारवाद को से मुक्त होना चाहते हैं? लोगों ने परिवारवाद को नहीं ठुकराया है, लोग परिवारवाद का सम्मान करते हैं। प्रबोधनकार ठाकरे जी के सुपुत्र बाला साहब ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र उद्धव ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी के सुपुत्र आदित्य ठाकरे जी, एक 4 पीढ़ी यदि लोक सेवा में अपने आप को समर्पित कर देती है, तो मैं नहीं समझता कि लोग इन्हें ठुकराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ यदि आप खड़े हैं तो आप परिवारवादी नहीं हैं, आप बहुत ही देशभक्त, राष्ट्रभक्त हैं। अपना दल हो, अकाली दल हो, शिवसेना हो, चाहे और भी बहुत सारे छोटे बड़े दल हैं, यदि वो भाजपा के साथ है तो बहुत बड़े राष्ट्र निर्माता है, लेकिन यदि भाजपा के विरोध में खड़े हैं तो परिवारवादी है। हमें तो गर्व है कि हाँ, हम परिवारवादी हैं, हमारे पास परिवार है, यह देश हमारा परिवार है, हमारे परिवार का एक एक व्यक्ति देश के लिए अपनी जान देने को तैयार है। तो आप क्या जानेंगे साहब परिवार क्या है, परिवारवादी क्या होते हैं? आप पहले कहना क्या चाहते हैं कि आप बाला साहब ठाकरे जी के, प्रबोधनकार ठाकरे जी के परिवारवादी होने पर आरोप लगा रहे हैं, या आप अनुप्रिया पटेल और उनके माता जी के और पिताजी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? किस पर प्रश्न चिन्ह आप लगा रहे हैं? तो हम नहीं समझते कि ऐसी बेबुनियाद बातें करके आप देश को क्यों बरगलाना चाहते हैं। हम यही कहते हैं कि यदि हमारे परिवार में 5 लोग हैं और 5 लोग देश के लिए काम करना चाहते हैं, तो हाँ, मैं परिवारवादी, हम देशभक्त परिवारवादी हैं। ये परिवार हमारा देश है और देश ही हमारा परिवार है, इस भावना से हम काम करते हैं।
इसमें किसी और को आपत्ति होने की क्या आवश्यकता है? और यहां पर आदित्य ठाकरे जी जो करप्शन हाईलाइट कर रहे थे, आदित्य ठाकरे जी हमेशा कहता कि घटना बाहिर सरकार, खोखे सरकार। तो ये खोखे सरकार जो रोड स्कैम है, फर्नीचर स्कैम है, अब धारावी में जबरदस्त आंदोलन आप लोग लेके गए। अब आदित्य ठाकरे जी वो हाईलाइट कर रहे हैं कि महालक्ष्मी रेस कोर्स में ओपन स्पेस कायम रहना चाहिए। ये ढंग से सरकार और सरकार का यंत्रणा, स्पेशली सीएम, ये पूरे हड़प करके कंक्रीट जंगल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और जो संघर्ष आदित्य ठाकरे जी तो, मगर अलग अलग पार्टी आरोप लगा है कि धारावी इतना लेट क्यों आपने मोर्चा निकाला, आपका क्या प्लान था महालक्ष्मी रेस कोर्स। तो ये कैसे देखते हो, क्या ये खोखे सरकार जो बार बार आप बोल रहे हो इतना करप्ट है? देखिए आदित्य जी, कोई भी प्रश्न जब उठाते हैं तो उस पर कोई न कोई आधार होता है, उसका कोई तर्क होता है। अब रेस कोर्स की जमीन मुंबई के बीचों बीच है, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई है कि अब वहां पर आप प्राइवेट बिल्डर्स को इन्वॉल्व करके क्या बनाना चाहते हैं? एक इतिहास जुड़ा है मुंबई का रेस कोर्स से, एक सालों की भावना जुड़ी हुई है। क्या आप कब तक उद्योगपतियों के लिए काम करेंगे? आज की रिपोर्ट्स आई है, आदित्य ठाकरे जी ने ट्वीट भी किया है कि मुंबई में जो विधायक गण हैं, जो जनता द्वारा चुने गए हैं, उनको जो राज्य सरकारें या बीएमसी कॉर्पोरेशन के जो फंड्स होते हैं वो क्यों कम दिए जा रहे हैं जो विपक्ष में बैठा, और उसे क्यों ज्यादा दिए जा रहे हैं जो सरकार में बैठा? क्यों? इस पर सवाल हम नहीं पूछे। क्यों कारपोरेटरों को पिछले 2 साल हो गए, जो उनके कारपोरेटर हैं वो महानगर पालिका के ऑफिस में जा सकते हैं, मंगल प्रभात लोढ़ा जी के कार्यालय में बैठ के अपने अपने क्षेत्र में काम करा सकते हैं, और बाकी विपक्ष में बैठे नगर सेवक क्यों नहीं जा सकते? क्यों? ये सवाल हम नहीं पूछे। क्यों मुंबई के आर्य कॉलोनी का प्रश्न जब हम लेके आते हैं कि मुंबई का ऑक्सीजन आर्य कॉलोनी है, यही कारशेड आपको बनाना होता तो आप कहीं और भी बना सकते थे, सैकड़ों हजारों पेड़ों को आपने काट दिया। हम ये सवाल पूछते हैं तो क्यों ना पूछें? हम विपक्ष में बैठे, इसका मतलब यह है कि अब हम सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर दें, ईडी और सीबीआई के डर से घरों में छुप जाएं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम जनता के मुद्दों को लेकर प्रश्न उठाते रहेंगे। ठीक है, आज केंद्र में उनके पास सत्ता है, राज्य में उनके पास सत्ता है, महानगर पालिका में उनका प्रशासक बैठा है। हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन हमारे पास एक शक्ति है, मतदान का दिन जब आएगा तो जनता जनार्दन की शक्ति है हमारे पास जी। ये आप सब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसीलिए चुनाव नहीं करवाते। महानगर पालिका तो छोड़िए, सेनेट का चुनाव नहीं करा सकते, जो कि बहुत एक लिमिटेड जगह का चुनाव है, यूनिवर्सिटी के अंदर काम करने काम काज देखने का, जी हाँ, तो वो भी चुनाव नहीं करते। जी। कोई बात नहीं। जिस प्रकार सर्वे आ रहे हैं, जिस प्रकार रुझान आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार 48 में से काफी सीटें जीतेगी, इससे ये बेचैन है। अब ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, अब देखिएगा कि इन्होंने बिहार में खेला किया है, इन्होंने अलग अलग राज्यों में खेल किया है, ये महाराष्ट्र में भी खेला कर सकते हैं, ऐसी भी एक आशंका हम सबको आई है, जता रहे हैं हम लोग। लेकिन मुझे तो कोई अलग ही खबर मिल रही है। मुझे तो ये खबर मिल रही है कि खेला इस बार आप करने वाले हैं, सुनने में यह है कि सिर्फ अकेले बीजेपी नहीं है जो खेल कर सकती है, बाकी लोग भी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि खेल इस बार दूसरा हो। क्या ऐसा कुछ है? राजीव जी, ऐसा है कि हम लोग खेला नहीं करते, हम लोग जनता द्वारा जब चुन के आते हैं तो जनता के प्रति समर्पण दिखाकर काम करते हैं। हमने कभी कहीं किसी सरकारों को, किसी पार्टी को तोड़ा मरोड़ा नहीं है। हमने 2019 में मिलजुल कर चुनाव लड़ा। एक कॉमन हमारा एजेंडा था कि हम सरकार में आके लोगों की सेवा करें। एक समझौता हमारे बीच हुआ था मातोश्री में बैठकर, उस समझौते को कुछ पार्टियों ने नकार दिया, कुछ नेताओं ने नकार दिया। उसके बाद एक निर्णय हमें लेना पड़ा। हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक सरकार चलाई, अच्छी सरकार चलाई, कोविड काल में चलाई, काफी सराहना हमें मिली। तो हम लोग जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते राजीव जी, हम लोग डिलीवरी देते हैं, हम लोग काम करके दिखाते हैं जी। तो कोई ऐसा खेला हमें यहाँ नहीं करना है। हम तो
अलर्ट मोड पे हैं कि ये कोई खेला यहां न करें, अनुशासन में है और जनता के साथ खड़े हैं और जनता जनार्दन को आगे करके हम खड़े हैं कि आप देखिए, आप जो निर्णय लेंगे वो फाइनल है। तो खेला इनका यहां हो सकता है, ये हमें शंका है, होने नहीं देंगे, ये हमारी तैयारी है। नो, वाइकर, रविंद्र वाइकर जी, पेडनेकर जी, संजय राउत जी पहले गए, उसके बाद उनके ब्रदर्स को ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुला दिया। जैसे आपने कहा सूरज चौहान जी तो किचरी, तरह तरह कॉफिन घोटाला कहते हैं, किचरी घोटाला कहते हैं, कोविड स्कैम में हजारों घोटाला है, सबका इन्वेस्टिगेशन होगा, बीएमसी में पिछले 25 साल का इन्वेस्टिगेशन होगा। तो ये क्या चल रहा है? क्या राहुल गांधी जो कह रहे थे, राहुल गांधी जी जो कह रहे थे ऑपोजिशन इज बीइंग टारगेटेड, लोकतंत्र खतरे में है, जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड, राइट विंग एक्टिविज्म बढ़ गया है एंड माइनॉरिटीज आर बीइंग टारगेटेड, तो ये सच में दिखाई दे रहा है आपको? क्या लग रहा है कि स्टेट में भी हो रहा है, पूरे विपक्ष में, सब जगह सब परेशान है? बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं प्रदीप जी। एक पल के लिए मान लीजिए कि हेमंत सोरेन अभी कह दें कि मेरा मोह भंग हो गया है महाविकास आघाड़ी से, गठबंधन इंडिया से, मैं भाजपा के साथ सरकार बनाना चाहता हूं। सारे भाजपा के नेता चार्टर्ड विमान लेकर रांची पहुंच जाएंगे, झारखंड, कहेंगे कि हेमंत सोरेन जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इन पर जो जो आरोप लगे थे बेबुनियाद थे, हमने जांच की है, पता चला है कि ये दूध की तरह सफेद है, इन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है और सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाता है तो भूला नहीं कहा था। भारतीय जनता पार्टी हेमंत जी को अपने बगल में बिठा लेगी, सरकार बना लेगी, चला भी लेगी। लेकिन ऑफिशियल हो गया सर, अब आधिकारिक तौर पे खबर आ गई है। मैं वही कह रहा हूँ अजीत जी, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी गिरफ्तार होके जेल से बाहर आ जाएंगे। वो खाली इतना कहें कि हाँ मुझे भाजपा पसंद है, भाजपा बहुत अच्छी ये पार्टी है। पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में कि एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया गया। यस। तो मैं वही कह रहा हूं कि चुन कर विरोधियों को जिस प्रकार टारगेट किया जा रहा है, ईडी ने महाराष्ट्र में पिछले 2-3 वर्षों में केंद्र सरकार की माध्यम से अगर 80-90 लोगों पर केस किया है और उसमें से यदि 60-70 लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो 15-20-25 बच गए हैं, विपक्ष में बैठे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हैं, चुनकर उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है। यह पूरे देश को पता चल गया है। अब सब सड़कों पर, चौराहों पर चर्चा करते हैं कि ईडी और सीबीआई ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उनके महागठबंधन का एक हिस्सा है, उनके प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक हैं, जहां जहां वो हारने लगती हैं ये प्रचार करने चले जाते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल जैसा जब कोई राज्य इनको मिल जाता है जहां पर ममता बनर्जी जैसी मुख्यमंत्री इनसे टकरा जाती हैं, तो ईडी और सीबीआई का क्या हश्र होता है वो आपने भी हमने देखा है। नासिक अधिवेशन में महानिष्ठा, महान्याय, आदित्य ठाकरे जी, सॉरी उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी ने वो जो रेजोल्यूशन पास किया, शेतकरी त्रस्त, महिलाओं पर अत्याचार, शेतकरी का आत्महत्या, कंटिन्यूस फार्मर सुइसाइड, एजुकेटेड बेरोजगार, पढ़ा लिखा बेरोजगार, तो ये बहुत अहम मुद्दा है महाराष्ट्र के लिए, अहम मुद्दा है महाराष्ट्र के लिए। आपने रेजोल्यूशन भी पास किया कि धनगर समाज और उससे पहले मराठा समाज के साथ आप खड़े हो, तो आप ये सब रेजोल्यूशन, शेतकरी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, महिला अत्याचार हो, इसको कैसे एंड तक लेके जाओगे? इलेक्टोरेट को समझाएंगे आप कि विफल रहे ट्रिपल इंजन सरकार? दुबे जी ऑलरेडी समझाना शुरू है। आज और कल उद्धव ठाकरे जी की जो रायगढ़ में विधानसभा वाइज जो सभाएं चल रही हैं, चाहे पेन हो, चाहे अलीबाग हो, महाड़ हो, हर जगह, पोलादपुर हो, हर जगह हमारी सभाएं हो रही हैं। उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी समय समय पे जनता के बीच में जा रहे हैं। उसी का एक हिस्सा था नासिक की सभा। हमने राम भगवान जी का आरती पूजन किया, हमारे गोदावरी नदी के तट पर हमारी मैया गोदावरी जी की हमने आरती की। हम जनता के बीच में ऑलरेडी गए हुए हैं, हम जनता के बीच में ही हैं। हम जनता को एहसास दिला रहे हैं कि देखिए
हम विकल्प हैं। इस समय जो मौजूदा सरकार राज्य में बैठी है, जो अपने आप को ट्रिपल इंजन करने का दावा करती है, वो पूरी तरह से फेल हो गई है। एक भी इंजन में ईंधन नहीं है, और बिना ईंधन इंजन केवल एक डब्बा होता है। तो इस डब्बे को हटाइए और एक आधुनिक तकनीकी से लैस इंजन है महा विकास आघाड़ी की, जिसमें उद्धव ठाकरे जी, कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी, वंचित बहुजन आघाड़ी, इनको साथ में लीजिए। ये आपका विकास करेंगे, आपके सुख दुख पर खड़े रहेंगे, शेतकरी भाई बहनों का पीड़ा समझेंगे, नौजवानों को रोजगार दिलाने में मदद करेंगे। तो हम लोग ऑलरेडी महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब पर ऑलरेडी हम जनता के बीच में जाके बात कर रहे हैं, और हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम और भी बहुत सभाएं करेंगे। All right, in the meantime, Mr. Hemant Soren has already written his resignation and it is going to be given to the Honorable Governor very shortly. And Mr. Champai Soren, Mr. Hemant Soren's younger brother, has been elected as the leader of the legislative party, and he will be sworn in as the chief minister very, very shortly. जी आनंद दुबे जी। अब क्या कहें राजीव जी, ये इसको हम यही कह सकते हैं कि किसी को इतना परेशान कर दो कि आदमी सरेंडर हो जाए या तो टूट जाए। तो ये तोड़ने का एक तो प्रयास आपको क्या होगा। लगता है, हाउ मच टाइम डज मिस्टर केजरीवाल है, केजरीवाल जी के लिए कितना वक्त बचा है? हेमंत सोरेन साहब तो क्या कहें, अब ये तो और next खतरे की Mr. घंटी है। केजरीवाल। अब खतरे की घंटी है, उनको भी कई समन्स आते हैं रोज। वो भी कहते हैं कि मैंने कई बार जवाब दे दिया, सीबीआई के सामने प्रस्तुत हो गया, घंटों घंटों मेरी बातचीत हो गई। अब मेरे ऊपर क्या आरोप है कि ये लोग पकड़ना, इनका एक ही है कि पकड़ के जेल में डाल दो। आपको याद होगा संजय राउत जी के केस में करीब करीब 100 दिन ईडी ने उनको जेल में रखा। हाई कोर्ट ने जब फटकार लगाई कि भाई संजय राउत जी को किस बिना पे पकड़ा है, आधार क्या है, तथ्य क्या है, ये गिरफ्तारी संवैधानिक नहीं है, आप उन्हें छोड़िए, उन्हें बेल मिल गई। लेकिन इस 100 दिन तो वापस अब संजय राउत जी लेकिन उस विषय के बारे में कोई बात नहीं करता है। देखिए साहब, जो पूरा मीडिया उस विषय के बारे में कोई बात नहीं करता है। मैं वही कह रहा हूं कि जो हाई कोर्ट ने पूछा कि अंडर विच लॉ हैव यू पुट हिम इनसाइड। अब आप सोचिए राजू जी, खिचड़ी घोटाले का आरोप लग रहा है। सुनिए ध्यान से, संजय राउत जी के भाई है संदीप राउत, वो कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए का ये मामला है। 5 लाख जी। मैंने लाखों रुपए की खिचड़ी सरकार की मदद से भी और अपनी मदद से भी लोगों को खिला दी जी। मैंने एक सेवा की। उस समय पेंडेमिक था, लोग परेशान थे, जीवन मृत्यु का सवाल था। उस समय अन्नदान सबसे बड़ा महादान था। आज 3-4 साल पहले जो मैंने सेवा की, उसका मुझे आज फल दिया जा रहा है कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। 5 लाख रुपए के ऊपर 5 लाख रुपए, मामला 5 लाख रुपए का है। क्या बात है। तो वो ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ का भी होता जी, तो भी यदि मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे पकड़ नहीं सकते, और 10 रुपए का भी है, मैं गलत नहीं तो आप मुझे पकड़ नहीं सकते। सवाल यहां पैसे का नहीं है, सवाल है कि जिस खिचड़ी का आरोप लगाया जा रहा है वो उस समय लोगों ने भोजन में उपयोग में लिया, लोगों ने दुआएं दी, लोगों ने कहा कि संदीप राउत जी आप अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन 4 साल के बाद उसी खिचड़ी को आगे करके उनको यातनाएं दी जा रही कि तुम चुप हो जाओ, तुम अपने भाई को बोलो कि रोज सुबह टीवी पर न बोला करे हमारे खिलाफ। बताइए अब ये कौन सी राजनीति है राजीव जी? अब परिवार बचाओ, उनका कहना है। बीजेपी, जेपी नड्डा बोले कि इनका ऑपोजिशन एक ही मकसद है कि झूठे मूठे परिवार बचाओ, प्रॉपर्टी बचाओ, भ्रष्टाचार के आरोपों से बचो, इसीलिए संगठित हो जाओ और बीजेपी के खिलाफ लड़ो। मगर अभी वो इंडिया अलायंस भी नहीं है। तो क्या आखिरकार प्रॉपर्टी बचाओ, परिवार बचाओ यही नारा लेके? अच्छा एक बात बताइए प्रदीप जी, 10 साल होने आ गया केंद्र सरकार में बीजेपी को। 10 साल। हम सब एक पल के लिए मान लेते हैं कि हम सब भ्रष्टाचारी हैं, सारे परिवारवादी पार्टियां हैं, सबने देश को लूट लिया है। आपकी एजेंसियां 10-10 साल में एक व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा पाई क्या? एक व्यक्ति को सजा दिला पाई क्या? एक व्यक्ति को ऐसा कहा गया कि भैया अब इनको आज 20 साल बामुशक्कत की सजा होती है क्योंकि इन्होंने 50 करोड़ का घोटाला किया है? एक आदमी का नाम बताइए, एक आदमी।
एक आदमी का नाम बताइए कि जिनको सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा गया हो और कोर्ट ने कह दिया हो कि भाई ये आदमी चीटर है, ये आदमी भ्रष्टाचारी है, इसको फांसी पर कल लटका दिया जाए। उसका कारण है कि जिस प्रकार का ये माहौल बनाते हैं ना, वो माहौल में दम होता नहीं। हेमंत सोरेन जी पे आरोप है कि उन्होंने कोयला घोटाला कर दिया। अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने शराब घोटाला कर दिया। संजय राउत जी पे आरोप है कि उन्होंने एक पत्रा वाले चाल में घोटाला कर दिया। संदीप राउत और सूरज चौहान पे आरोप है कि उन्होंने खिचड़ी घोटाला कर दिया। मतलब एक नाम ले लो, उस नाम को आगे कर दो, उसके पीछे घोटाला शब्द लगा दो और उस व्यक्ति को बदनाम कर दो। और कहने का अब क्या मतलब ये होगा? हुआ, अब इस लेकिन पर एक आनंद चर्चा दुबे शुरू हो जी- जाएगी लेकिन आनंद दुबे जी जी। आखिर में जाकर के, क्योंकि अभी तक तो कन्विक्शन हुआ नहीं है किसी भी केस में, हो सकता है एक्विटल भी हो जाए, बाइज्जत सब लोगों को बरी कर दिया जाए, लेकिन जो उनका नाम खराब हुआ, जो उनका नाम उछाला गया, जिस प्रकार मीडिया ने उनका नाम उछाला, जिस प्रकार ना जाने उनके खिलाफ क्या क्या लांछन लगाए गए, उसका खामियाजा कौन भरेगा सर, ये तो बताओ। अब ये सवाल देश की जनता से पूछ रहा हूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जिस पर आरोप लग जाए कि भाई इस व्यक्ति ने 20 लाख रुपया घोटाला किया जी, चलो इसे पकड़ लो, ट्रायल में डाल दो, जेल में रहे 2 साल, उसके बाद बेल मिल जाए और केस लड़े 5 साल, और उसके बाद कोर्ट कह दे कि नहीं, यह व्यक्ति उस केस में इन्वॉल्व नहीं था, तथ्यों के अभाव में इसको हम बरी करते, बाइज्जत बरी करते। वो पूरी जिंदगी ये कहेगा कि सर मैं इन्वॉल्व नहीं था, मुझे पकड़ लिया गया। कोई अपने शादी ब्याह में उस व्यक्ति को नहीं बुलाएगा, कोई अपने बच्चे के जन्मदिन के उत्सव में नहीं बुलाएगा, जिस बिल्डिंग में रहता है उस बिल्डिंग के सोसाइटी का वॉचमैन उसे सम्मान नहीं देगा। लोग कहेंगे देखो चीटर जा रहा है, देखो चीटर जा रहा है, जेल से छूट गया है, जेल से छूट गया, जेल से छूट गया। वो पूरी जिंदगी कहेगा कि मेरी तो गलती नहीं थी ना, तो लोग कहेंगे हाँ आपकी गलती नहीं थी लेकिन आपको फंसाया गया। फिर 5 साल के बाद ये कहेंगे आपकी गलती नहीं थी, आपको फंसा दिया गया था। क्या है, राजनीति में सब चलता है ना, विपक्ष वालों को दबाया जाता है। क्या कहें, मतलब अब ये एक नया जो राजनीति है, कभी कभी डर लगता है राजीव जी, आप और हम, आप पत्रकार हैं, हम प्रवक्ता हैं, किसको कितना आसान है ना बदनाम कहने का करना। मतलब ये हुआ, जिसके खिलाफ अगर केस हो गया, जिसको समन चला गया, जो और ऊपर से जो अरेस्ट हो गया, मतलब उसका कन्विक्शन भी हो गया मीडिया में, तो जैसे हेमंत सोरेन साहब जो हैं वो तो गिल्टी है सर। अब पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई, हेमंत सोरेन पकड़े गए, हेमंत सोरेन धरे गए। अरे भाई हेमंत सोरेन की क्या गलती की, क्या नहीं की, ये तो जब 2-5 साल बाद आएगा तब तक तो कहानियां बदल गई होंगी और तब तक बेचारे जेल में रहेंगे। क्या कहे अब राजू जी, देखिए आप और यहाँ पर तो और पीएमएलए में तो बेल भी नहीं मिलता सर, 6 महीने तक तो मिलता नहीं। मैं सवाल वही कह रहा हूँ कि आप एक योग्य है प्रदीप जी, और आप दोनों जन विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, बहुत वरिष्ठ हैं। जब हम बहुत यंग बच्चे हुआ करते थे कॉलेज में, तब आप बड़े बने, तब टीवी कम चैनल थे, तब आप पत्रकारिता करते थे, हम लोगों ने देखा है। तो आप मनी मन जो मुस्कुरा कर कहना चाह रहे हो मैं समझता हूँ, और देश की जनता भी समझती है, बट एक वही कहावत है कि ना, कि करें तो क्या करें, कहें तो क्या करें। सड़क पे आइए सर, आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, आई कैन ओनली कैरी व्हाटएवर यू से विदाउट इंटरप्शन। आपने देखा होगा हम लोग इंटरप्ट नहीं करते साहब, किसी को पूरी बात कहने का मौका देते हैं। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि बाकी सब चैनल में ना प्रदीप जी कहते हैं ना मैं कहता हूं आपके ऊपर चिल्लाते नहीं हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि तुमने धोखा दिया, ये किया वो क्या। अरे भाई जो आपका मत है, आपका हक बनता है लोगों के सामने रखने का, और हम लोग अपना प्लेटफॉर्म सबको देते हैं कि भाई आप अपनी बात सामने रखें। लेकिन जहां तक राजनीति का प्रश्न है, सड़क की राजनीति का प्रश्न है, आनंद दुबे साहब माफ कीजिएगा, ये पहली बार मैंने किसी शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के प्रवक्ता को ये कहते हुए सुना है, हम करें तो क्या करें। सर अपना रूप धारण कीजिए ना राजू जी। सर भय बिन हुई ना प्रीति, याद राजू जी, आपके शो को करोड़ों लोग देखते हैं, आपकी व्यूवरशिप बहुत तगड़ी है, बहुत गंभीरता से इस शो को लिया जाता है। यूट्यूब के माध्यम से, हम सब ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से देखते हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि अब ये लड़ाई सिर्फ शिवसेना या कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई अब देश के 140 करोड़ देशवासियों की है। 150 हो गए सर अब तो। हाँ, अब अगर लोकतंत्र
को जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, राजीव गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के रूप में हम सब ने देखा है, इतिहास में पढ़ा है, बड़े सम्मान से उन सबका नाम आज हम लेते हैं। यही सम्मान आने वाले समय में पीढ़ियां 2014 से 2024 की ले पाएंगी क्या, ये महत्वपूर्ण विषय है। और जिस प्रकार तानाशाही, अहंकार अपने चरम पर है, ऐसा कभी भारत के लोकतंत्र में हुआ नहीं है। इमरजेंसी जब लगी थी 75 में, इमरजेंसी का किसी ने समर्थन नहीं किया। आज भी इमरजेंसी को एक कलंकित इतिहास के रूप में देखा जाता है और कांग्रेस को इसका हमेशा भुगतान सहना पड़ता है। उसी प्रकार 2014 से 24 को भारतीय जनता पार्टी को सहना पड़ेगा। आज उनकी सत्ता है, अहंकार है, आज उन पर कोई शासन नहीं कर पा रहा है या उनको कोई नियंत्रण में नहीं कर पा रहा, लेकिन एक समय आएगा जब उनको हिसाब देना पड़ेगा। मतलब अपना टाइम आएगा। हाँ, आनंद दुबे जी, अपना टाइम आएगा, मतलब 100% आएगा अपना टाइम। और जिस प्रकार इन एजेंसियों को कठपुतलियां बनाई गई है ना जी, यही एजेंसियां दूसरों के हाथ में जब आएंगी तो ये जो कठपुतलियां बनी हैं इनको भी हिसाब देना होगा। हिसाब तो सभी को देना पड़ता है सर, कभी ना कभी तो हिसाब देना पड़ता है लोगों को, ऐसी बात नहीं है। जो भी हो, हिसाब हर एक का होता है। फिलहाल आनंद दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका खमचा अभी तक आया नहीं, इंतजार कर रहा हूँ, पता नहीं कब आएगा। नया गमछा ले लिया है। अपना टाइम कब आएगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सर, चलिए सर, कोई बात नहीं। आपका गमछा है, मैं क्या कहूँ, मैं आपके ऑफिस से कोऑर्डिनेट करके, चूंकि ऑफिस से क्यों कोऑर्डिनेट करते हो, सीधा आ जाओ ना, आपका ऑफिस है, जब भी आना हो आइए प्लीज। ठीक है, दिस इज योर ऑफिस, प्लीज। मैं आ रहा हूँ सर, दुबे साहब, मैं आ रहा हूँ। बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने के लिए और अपना वक्तव्य ऐसे रखने के लिए। आपको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय सिया राम। So Pradeep ji, Hemant Soren goes. Yes. Next to go, Mr. Kejriwal. Oh dear. All right, so Not get it. Sorry Mr. Sandeep Kotke is in traffic. He'll take some time. I don't think we'll be able to take him today. So let's take a few comments. भाई को 10 के करीब comments जरा दे दें आप. Around 10 comments or so. Let's take a look. But I'm very sad to see a sitting chief minister being arrested. I hope to God he's not guilty. But if he's guilty, he's guilty. I mean, that's it, Pradeep ji. There's nothing to it. Nothing to worry. Nothing to worry. No, the point is he'll be exposed before the public, but you need to have material facts against him. The point is, till now we are still waiting for facts to be जो 303 करोड़ में But Pradeep ji, the Supreme Court आम itself, आदमी पार्टी स्कैम जो Supreme Court itself has ruled ट्रेल ऑफ फंड्स that the Enforcement Directorate is no longer bound to reveal the reasons why you've been arrested. You can be given those reasons later, 24 hours afterwards, or whenever you make your first appearance in court. So which is all right. But as far as Mr. Hemant Soren is concerned, might even be a blessing for him. One never knows. Usually when a man goes to jail, he comes out as a very big leader. So one never knows. And the politics of Jharkhand is somewhat different. Do remember, अभी भी वहाँ पे बात चल रही है कि हेमंत सोरेन साहब जो हैं वो बिल्कुल भिखू मात्रे की तरह हैं। जिस प्रकार उन्होंने बिरसा मुंडा की तरह हैं, जिस प्रकार बिरसा मुंडा ने ट्राइबल्स के लिए, आदिवासियों के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, उसी प्रकार हेमंत सोरेन साहब जेल जा रहे हैं आदिवासियों के लिए। ऐसा ये प्रथा चल रही है। So, if Rahul Gandhi believes the 5 things जो हमेशा हर यात्रा देश के बाहर जाते हैं वो लोकतंत्र खतरे में है, that opposition leaders is being targeted, judiciary is being intimidated, right wing activism एकदम बड़ सर्ज हो गया है, and अब तो where minorities are being living in a state of fear. They need to substantiate that. They need to get to the people, move the people. They have to create rubble across the nation. Now, आप बोल रहे हो in isolation, but people are not accepting it. There is something wrong in communication. People are not accepting. Not right. There is no communication that Rahul Gandhi always says. Ki, as a politician, we need to have to and fro, two-way communication.
मगर आपके two-way communication भी is not being taken seriously. Pradeep Now, ji, that is what I- right now the two-way communication is with Mr. Modi. Let's be very clear. मोदी साहब बोलते हैं, लेकिन मोदी साहब की बात हर एक को समझ में आती है, और जो सामने से लोग बोलते हैं ना, वो मोदी साहब ही सुनते हैं. इनफैक्ट ही रेफर्स टू इट कि पिछली बार आप लोगों ने ये कहा था, इसलिए मैं यहाँ पर ये ऐसे करके आया हूँ. इट इज जस्ट नॉट दैट कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं. प्रेस से बात करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लोगों से बात करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एंड मोदी जी टॉक्स डायरेक्टली टू द पीपल. प्लीज रिमेंबर दैट. ही बाईपासेस द प्रेस, एंड आई थिंक इन दैट ही इज अ मास्टर. He's just mastered that. He's a master, but the issues raised by Rahul Gandhi are paramount. It is touching the basic structure of the republic. Yes, I agree with the you. basic structure of democracy. Now, आपने बोला कि इतने सारे CM अब जेल में होंगे, इतने सारे ऑलरेडी लीडर जेल में है, इतने सारे पॉलिटिशियंस को ऑलरेडी ED इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. Now we are seeing it. So what are you doing about it? What are you doing about it? Why can't you convince the people that these people are not criminals? Yes. They have not committed any kind of financial mismanagement or fraud. Now, there is somewhere down the line you are not being able to communicate. You're not So being able to Rahul communicate Gandhi's- also because, Pradeep ji, as you know, the Congress has lost its organizational base. आज की तारीख में जैसे आप खुद बोलते हैं यहाँ पर, ना जाने कितने वर्षों से कांग्रेस was the paramount power in Maharashtra. अगर आप सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें, आज की तारीख में भी कांग्रेस की जो पहुंच है, कांग्रेस का जो समर्थन है लोगों में, वो जबरदस्त है. They are just not able to exploit it because you don't have the organization, because you have destroyed the organization because of a few satraps who made a lot of money. प्रदीप जी, जिनके पास 50 लाख रुपए नहीं हुआ करते थे, 5 लाख नहीं हुआ करते थे, आज 450 करोड़ और 500 करोड़ के मालिक हैं. They have said so in their election affidavits. मैं तो इलेक्शन एफिडेविट को कोट कर रहा हूं. जहां 5 लाख होते थे किसी के पास, आज की तारीख में 500 करोड़ की संपत्ति है. लोग देखते नहीं है क्या? You have to answer somewhere or the other. The Congress also has to answer as to how is it that people who became corporators, MLAs, ministers over here and MPs suddenly became super rich. How? They have no business. They are not Bill Gates or they are not Steve Jobs. Suddenly out of the blue, each of them has become a Gautam Adani and a Mukesh Ambani. Lovely. So every road is paved with gold. Every road is paved with gold. Every bylane is paved with gold. Every pavement of Mumbai is paved with gold. So our corporators and our MLAs and our MPs and ministers have been digging प्रदीप जी, जिनके पास फटी पुरानी एक बेचारा कुर्ता पैजामा हुआ करता था और वो चलते थे किसी और के स्कूटर के पीछे बैठ करके, आज मर्सिडीज की SUV में घूम रहे हैं. मतलब come on, people see this, and by the way it cuts across all parties. It just cuts across all parties. और जो मोदी जी ने किया है ना, राम मंदिर, कश्मीर का आर्टिकल 370 जो है वो रिपील किया है, और उसके अलावा बाकी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं, बाकी जहां तक करप्शन का सवाल है, करप्शन तो है ही ना पूरे देश में. एटलीस्ट मोदी इज प्रॉमिस्ड व्हाटएवर ही हैज प्रॉमिस्ड ही हैज डिलीवर्ड, एंड दैट्स इट. अरे भाई 1956 के मैनिफेस्टो में था, 1956 के मैनिफेस्टो में था जनसंघ के, वो डिलीवर कर दिया आदमी ने. उसके बाद कहां से आप कैसे compete करेंगे? You will not be able to compete unless and until you can come out with an alternative model, and which is what we have been saying over here for a long time. Where is the alternative model as far as the India Alliance is concerned or the Congress is concerned? Where? You don't have an alternative model. एक विकल्प नहीं है आपके पास. आपकी अर्थव्यवस्था में क्या होगा? क्या कोई अडानी नहीं होगा? क्या कोई अंबानी नहीं होगा? कोई रुइया नहीं होगा? कोई सिंघानिया नहीं होगा? कोई बिरला नहीं होगा? क्या होगा आपकी अर्थव्यवस्था में क्या होगा? Nobody is willing to talk about it. But there's a contradiction between what you say. You say the enemies are Ambani's and the Adani. I never said that. No, not you. I'm talking about the Congress. I'm talking about the Congress. I'm Yes. not talking about you. Yes. The Congress says that Adani is the common enemy over here. But your own state chief ministers are dealing with Adani. Why not? Why should they? Your They need his state money. chief. So when you say Adani जी का 20,000 करोड़ का घोटाला है, फिर 15,000 करोड़ और जुड़ गया, 35,000 करोड़ का घोटाला है. सर अभी तो जब तक चुनाव आएंगे 1.5 लाख करोड़ का हो जाएगा सर. तो ये आप जब बोल रहे हो, राहुल जी बोल रहे हैं, तो एक तो उनके घटक दल ही उसके साथ नहीं दे रहे, शरद पवार जी,
द सेम टाइम इज हॉबनॉबिंग विद अडानी। बारामती में अडानी जी जाके उनके एग्रीकल्चरल और आईटी पार्क का उद्घाटन कर रहे हैं। ममता बनर्जी इज टॉकिंग टू अडानी फॉर द रिसेंटली फॉर्म्ड in Telangana, Chief Minister, he himself is Revanth Reddy. Yes, dealing with Adani and his projects. Why not? तो आप लीडर कुछ और बोल रहे हैं, लोग कंफ्यूज है लीडरशिप में कि लीडरशिप ना बोल रहे और आपके स्टेट चीफ मिनिस्टर उसको साथ में लेके जा रहे हैं। In any event, the Adani thing is just like the Rafale deal. It's a red herring. Nobody cares. आप देखिए साहब, मोदी जी जो बात करते हैं ना, वो दिल को छू लेती है बात, सीधी बात है, वो लोगों के दिल की बात है। आप लोगों के दिल की बात करना शुरू कर दीजिए, लोग आपके साथ हो जाएंगे। अब मैं तो नहीं बता सकता आपको कि आपके मतलब लोगों के दिल की बात क्या है। आफ्टर ऑल, यू आर पेइंग सम बिग एजेंसी, गॉड नोस हाउ मच ऑफ मनी, नोबडी इज पेइंग अस बाय द वे। सो आई डोंट सी, प्रदीप जी, व्हाई वी शुड एडवाइज द कांग्रेस ऑन व्हाट दे ऑट टू डू। गॉड ब्लेस यू, दैट्स इट। यू आर अ 139-year-old पार्टी, फिगर इट आउट फॉर योरसेल्फ। राइट, लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द कमेंट्स व्हिच हैव कम इन। दिखाएं प्लीज, लेट्स टेक अ लुक। अगेन दीपक केदार, यार दीपक केदार साहब तो साहब अभी तो वो शरद पवार जी से मिले अभी वो तस्वीर भी देखी हम लोगों ने, माशाल्लाह जबरदस्त। कैन वी टेक अ लुक। जय भीम भाई, ओके बॉस। कॉमेडियन राज 1 2 3, राम मंदिर सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए बनाया गया है, ऐसा कॉमेडियन राज साहब ने कहा है। आई डोंट एग्री ऑफ कोर्स, आई फील इट्स द फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रॉमिस व्हिच हैड बीन मेड लॉन्ग टाइम अगो। मस्जिद के लिए जगह मिली है, वहां लगा देना, क्या लगा देना मालूम नहीं। चलिए, all 7157 @all7157 अगेन मिस्टर दीपक केदार। अरे क्या सारे 10 कमेंट दीपक केदार साहब के ही हैं क्या? चलिए आगे बढ़िए। द किंग ऑफ भाईज दीपक केदार, वाह। सचिन काले 7708, मिस्टर दीपक केदार इज रियली एंड ट्रूली वेरी वेरी पॉपुलर प्रदीप जी, जबरदस्त। चलिए आगे बढ़े। एंड ही इज गॉट हार्ट्स इन ब्लू, blue being the color of all the Bhim parties. निजामुद्दीन रहीम साहब कल भी थे हमारे साथ जी। ज्ञान व्यापी धर्म ये नहीं, गौ मांस खाकर पूजा करेंगे तो नहीं चलेगी। प्लीज अपना ज्ञान आप लोग अपनी पॉकेट में रखो। श्याम सिंघा 5374, श्याम सिंघा साहब मुझे बार बार एडवाइस देते हैं, यार अपना ज्ञान अपनी पॉकेट में रखो। चलिए श्याम सिंघा साहब, थैंक यू। दीपक केदार अगेन। चलिए, let's see what the people say about him. We must call him more often. Deepak bhai. Yeah. Pratik's Creation 1. जी आगे बढ़े। Again निजामुद्दीन रहीम साहब of the Congress Party. ये वही है भाई, आपने दोबारा वही चीज दिखा दी है। Can we move on please? You've shown this again. Is that it? Pappu Rahul Gandhi is a Pappu. He is not at all capable of running politics. So tell him to sit in his house and tell him to marry. Otherwise, he will not be having family and not a political career. I think that's what he means. He's written career as in a cycle career. But anyway, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. I think that's just about it. That is just about it as far as tonight's show is concerned. आप please अपने comments भेजते रहें. We love your comments. Your comments are beautiful. They make my day. आप अपने कमेंट जरूर भेजते रहें। विद द न्यूज़ दैट मिस्टर हेमंत सोरेन हैज़ बीन अरेस्टेड एंड हिज ब्रदर चंपाई सोरेन इन ऑल लाइकलीहुड विल बी सोन इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। प्रदीप जी, you want to add anything? We're seeing one of the biggest, I can say, attacks on corrupt people. If you see fairly, if you think that all these arrests are bona fide arrests, then this is one of the biggest campaigns against corrupt politicians. A sitting chief minister has been arrested for the first time, and I think if indeed Mr. Hemant Soren is guilty or whatever he has been charged with, I think the Enforcement Directorate must be congratulated for showing a lot of courage in the face of so much of criticism and opposition. And the fifth summon for Arvind Kejriwal ji. And the fifth summon for Mr. Arvind Kejriwal, where Mr. Arvind Kejriwal will be hard pressed to prove his innocence or to prove the fact that he has nothing to do with anything. That's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहे नेशन नाउ। आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय हर हर महादेव, हर हर महादेव।
है।